सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग कल से ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी सी की क्या है क्वेश्चन। इट्स एन असर्शन इज अ टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो स्टेटमेंट वन है फॉर अ डिस्क अंडरगोइंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। कैसा रोटेशन है? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल between velocity and acceleration vector of any moving point on a disk at a particular instant of time are same. Okay, so basically क्या बोल रहा है ये कि आगे डिस्क रोटेट हो रही है और अगर अपन कोई भी पॉइंट ले लें तो अपन ने जैसे मैंने सपोज कर लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो कोई तुम चाहो तो कोई भी पॉइंट ले लो तो अंदर का सर्कल बन जाएगा। तो वेलोसिटी हमेशा उसके टेंजेंशियल होगी। तुम्हारे पास एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा एंड सिमिलरली एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। सो तुम्हारा जो एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन डायरेक्शन कुछ ये वाला होगा और नेट एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ओके, सो इट्स आस्किंग दिस एंगल, ये वाला एंगल वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसके बीच का एंगल। ओके, सो ये वही एंगल है जो ए टेंजेंशियल और ए के बीच का है, राइट। सो आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट, लेट्स से अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं मेरे को खाली v अपॉन a निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a किसी भी पॉइंट के लिए, एंड आई हैव टू सी दैट दिस इज कांस्टेंट। ऐसे ही बोला ना, मतलब ये एंगल अल्फा सेम है। ओके, अभी प्रूव करते हैं। each moving point on a disk undergoing a fixed axis rotation has same angular speed। बिल्कुल सही है। अगर डिस्क रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट का v ओमेगा सेम होता है। v जो होता है वो v हो जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा r डिपेंडिंग अपॉन उस पॉइंट की रेडियस क्या है। सो दिस इज करेक्ट, हैज सेम एंगुलर स्पीड, ये पॉइंट सही है, एंड सेम एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, अल्फा भी सेम होता है, अल्फा भी सेम होता है, तो v अलग अलग होता है और ए टेंजेंशियल सबका अलग अलग होता है, लेकिन ओमेगा और अल्फा हर पॉइंट का सेम होता है किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। Hence the magnitude of tangential acceleration and magnitude of centripetal acceleration। tangential acceleration क्या है? अल्फा r। so magnitude tangential acceleration and centripetal acceleration is alpha r divided by centripetal acceleration is omega square r। so this is equal to alpha upon omega square। so this is constant for any point, क्योंकि at a given time हर पॉइंट का अल्फा और हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। एंड इफ यू सी हियर v is what, v is equal to omega and omega is same for all the points, and a is what, square root of a centipetal is omega square r का होल स्क्वायर प्लस a tangential is what, alpha r का होल स्क्वायर, and these values are same for all the points at a given point of time। ये statement 2 से आ रहा है। so if I find out this, then it will come out to be omega upon square root of omega to the power 4 plus alpha square, and again this is constant, हर पॉइंट के लिए ये वैल्यू सेम है। और ये कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है कि हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है और हर पॉइंट का अल्फा सेम होता है। सो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, एंड एक्चुअली स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 2 से डिराइव हो रहा है कि हर पॉइंट का ओमेगा और हर पॉइंट का अल्फा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम होता है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टेंट पे ओमेगा भी चेंज हो जाएगा
एंड अल्फा भी चेंज हो सकता है, बट किसी भी गिवन इंस्टेंट पे हर पॉइंट का ओमेगा और अल्फा सेम होता है। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग होती है, हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलग होता है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हो तो तुम्हारे को फटाफट समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो जस्ट से यस सर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, sir. ओके, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड मैंने क्लास में ये सारे केसेस तुम लोगों को होमवर्क में दिए थे, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हुआ तुम्हारे से। ओके, सो करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a uniform disk of mass m and radius r lies on a rough horizontal surface at a time t is equal to 0. Initial angular velocity omega naught of each disk, magnitude and sense of rotation and horizontal velocity v naught of the center of mass is as shown for each column. ठीक है, तो t 0 पे v naught और ओमेगा नॉट दे दिया और यहाँ पे अपने को उसका सेंस ऑफ रोटेशन बता दिया और उसके जो मैग्नीट्यूड में जो रिलेशनशिप है वो भी हर एक सवाल के लिए उसने बता दी है। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो तुम निकालो कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, जब तुम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो फ्रिक्शन फोर्स लीनियर मोशन को सपोर्ट करेगा या लीनियर मोशन को अपोज करेगा, और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स एंगुलर मोशन को सपोर्ट करेगा या एंगुलर मोशन को अपोज करेगा। एंड देन यू कैन राइट योर काइनेमेटिक्स इक्वेशन और तुम्हें पता चल जाएगा कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग शुरू होगा, अगर होगा तो, और कैसा होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे को टाइम नहीं पूछा गया है और इसमें से किसी भी चॉइस में टाइम नहीं पूछा गया है, वी शुड नॉट गो फॉर काइनेमेटिक्स। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट से नॉर्मल फोर्स पास होता है और mg भी इसी पॉइंट से पास होता है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क कैलकुलेट करेंगे देन द नेट टॉर्क इज 0। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके अबाउट नेट टॉर्क 0 है, so you can always conserve linear momentum about this point. You can always conserve linear momentum about this point. तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, आई थिंक मैंने ओमेगा का डायरेक्शन गलत ले लिया है, नहीं शायद नहीं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा जो ग्राउंड पे ये पॉइंट है, तो इसकी वी नॉट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन, एंड इसकी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन ओमेगा नॉट आर बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं अपने को। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वी नॉट को भी रिड्यूस कर रहा है और वो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है उसका, इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है, इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है अबाउट द सेंटर वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, और अपनी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स ओमेगा को भी रिड्यूस करेगा और वी को भी रिड्यूस करेगा। आई डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। हमारे को मालूम है कि इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम आउट एनी गिवन पॉइंट इज गिवन बाय r क्रॉस p प्लस i ओमेगा, where this p is the linear momentum of center of mass. Okay, so अगर मैं निकालूंगा if I do r cross p then r cross p is coming out to be clockwise, so this will be equal to, मैं clockwise डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो m
v नॉट, r इज द रेडियस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंटम आ गया, प्लस आई ओमेगा। नाउ ओमेगा नॉट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो जो आई ओमेगा जो है, जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अपने पास क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है ना, डिस्क है, सो दिस विल बी, डिस्क का मोमेंटम आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, एंड बिकॉज इट्स एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं इसको ओमेगा ले लूंगा, ओमेगा नॉट, विच इज इक्वल टू एम वी नॉट आर and minus half mr square omega naught, and v naught is given out to be 2r omega naught. So if I put this, it will come out to be 2m r square omega naught minus half m r square omega naught, which is positive, and मेरा पॉजिटिव कौन सा था, मेरा पॉजिटिव क्लॉकवाइज था। That means final angular momentum is, या initial angular momentum is clockwise, तो final angular momentum भी clockwise होगा। So अगर final angular momentum clockwise होगा, then what are the choices? The magnitude of angular speeds keep on decreasing till the disk starts rolling without slipping. जबकि यहाँ पे क्या होगा, angular velocity decrease होती रहेगी और फिर जीरो हो जाएगी, and then it has to start moving in the clockwise direction. So it will just not keep on decreasing. After some time, it will start increasing. So P cannot be the right answer. After the disk starts rolling without slipping, the angular velocity is non-zero and in clockwise direction. बिल्कुल सही। तो choice Q जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। After the disk starts rolling without slipping, the velocity center of mass, center of the disk is towards right. हाँ, क्योंकि डिस्क towards right ही है, clockwise direction में angular momentum आ रहा है, तो R भी सही आंसर हो जाएगा इसका। After the disk starts rolling without slipping, the kinetic of the disk is less than its initial value. तुम्हें देखना पड़ेगा कि जब जब भी फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, मिसबा डोंट डिस्टर्ब द क्लास, जब जब भी फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा तो वर्क डन हमेशा होगा प्योर रोलिंग में, और फाइनल काइनेटिक हमेशा इनिशियल काइनेटिक से कम होगी। सो एस इज आल्सो द राइट चॉइस, तो क्यू आर एस तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, बी वाला सवाल करते हैं जिसमें खाली अपनी चॉइस चेंज हो गई है। तो बी वाले में क्या बोल रहा है, खाली फिगर में यहाँ पे ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है। तो अगेन व्हाट वी सी हियर इज वी नॉट इस डायरेक्शन में है, सेंटर ऑफ मास की वजह से पॉइंट पी आगे की तरफ मूव हो रहा है वी नॉट से, और रोटेशन की वजह से भी ओमेगा नॉट आर इसी डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन अभी भी पीछे ही लगेगा, तो फ्रिक्शन वी नॉट को भी रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन ओमेगा को भी रिड्यूस करेगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम r cross p। r cross p is m v naught r in the clockwise direction and minus half mr square omega naught। हमने पिछली बार देख लिया था, नेगेटिव साइन है। Now it's given that twice v naught is r omega naught, so it will be m r square omega naught by 2 minus mr square omega naught by 2, which comes out to be 0। यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज इम्प्योर रोलिंग करते करते v नॉट एंड ओमेगा नॉट both will become 0 simultaneously, both will become 0 simultaneously। तो अगर अपन चॉइस देखें तो the magnitude angular speed keeps on decreasing till the disk starts rolling without slipping। बिल्कुल सही है। इसमें जो प्योर रोलिंग का मतलब है कि डिस्क फाइनली रेस्ट पे आ रही है। सो जब तक वो कंडीशन अचीव नहीं हो रही है, ओमेगा नॉट बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है। सो पी इज द राइट आंसर। आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, द एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन जीरो। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, द वेलोसिटी सेंटर ऑफ द डिस्क इज टुवर्ड्स राइट, बट वेलोसिटी जीरो हो गई है।
So you can say zero velocity towards right, but it doesn't make any sense. And after the disk starts rolling without slipping, the kinetic of the disk is less than its initial value. बिल्कुल kinetic zero हो गई है. So S is also the right answer. So P and S are the right answer. थर्ड चॉइस को देखते हैं. आई थिंक थर्ड चॉइस अब तुम लोगों से हो जानी चाहिए. थर्ड चॉइस में डिफरेंस ये है कि इस बार ओमेगा नॉट का डायरेक्शन चेंज हो गया है. सो पॉइंट पी की ट्रांसलेशन की वजह से तो वेलोसिटी वी नॉट आगे की तरफ है. ओके, एंड रोटेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर वो पीछे की तरफ है, विच इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू फ्रॉम द गिवन डेटा. तो एक्चुअली पॉइंट जो है वो आगे की तरफ स्लिप होगा, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है तो वी को तो अपोज करेगा एंड ओमेगा को सपोर्ट करेगा. ये मैं खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को उसकी जरूरत नहीं है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरे को सीधा सीधा एंगुलर मोमेंटम निकालना है. एल इज इक्वल टू एम वी नॉट आर विच इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट. इस बार ओमेगा नॉट की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है रोटेशन की वजह से वो भी क्लॉकवाइज है. सो दिस इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू ट्वाइस आर ओमेगा नॉट दे रखी है. सो ट्वाइस एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू 5/2 m r square omega naught. Okay, that means finally the disk is going to roll towards right in the clockwise direction. Okay, and जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि वी नॉट डिक्रीज हो रहा है और ओमेगा नॉट इंक्रीज हो रहा है. वी नॉट डिक्रीज हो रहा है और ओमेगा नॉट इंक्रीज हो रहा है. तो इस केस में तो एक्चुअली ओमेगा नॉट इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज रॉन्ग. बिल्कुल सही. ओमेगा नॉट इज नॉन जीरो, सॉरी ओमेगा इज नॉन जीरो एंड द रोटेशन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो क्यू विल बी द राइट आंसर. बिल्कुल सही. इसके बाद जो डिस्क का रोलिंग है वो राइट में ही है, सो आर इज ऑल्सो द राइट आंसर. और एस तो राइट है ही है क्योंकि फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो काइनेटिक तो रिड्यूस होना ही है. लेट्स लुक एट द लास्ट चॉइस. अगेन अगर अपन देखें तो वी नॉट की वजह से पॉइंट वी नॉट से आगे जा रहा है एंड ओमेगा नॉट आर से इसको पीछे जाना है विच इज एक्चुअली ट्वाइस वी नॉट. तो अगर अपन देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जा रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में आगे की तरफ लगेगा. अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो वेलोसिटी वी को तो सपोर्ट करेगा और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा और अपना जो इनिशियल ओमेगा है वो क्लॉकवाइज है. यानी फ्रिक्शन जो है वो वी को तो इंक्रीज करेगा और ओमेगा को डिक्रीज करेगा. लेट्स चेक आउट द एंगुलर मोमेंटम. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगा. एम वी नॉट आर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई टू विच इज एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट. यानी कि यही है कि डिस्क राइट में ही रोटेट करेगी, पर क्या होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो वी नॉट से कम होगी और इसका जो नहीं फाइनल वेलोसिटी वी जो है वो वी नॉट से ज्यादा होगी क्योंकि फ्रिक्शन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है और ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से कम होगा. So angular speed will keep on decreasing. So P is right. Q is also right. R is also right and S is also right.
तो सब आंसर राइट हो जाएंगे इसमें। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन सबको समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट बचा है क्या किसी को? नो सर। ओके गुड। आ गया सर। So let's move to the next question. This is very interesting question. Using the formula for the moment of inertia of a uniform sphere, find the moment of inertia of thin spherical shell of mass m and radius r. अभी तक हम लोग जो करते आए, हमें स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होता है, और फिर हम स्फेरिकल शेल को इंटीग्रेट कर कर करके एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं। तो अभी तक जब हमारे को बोला गया था कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो अपन क्या करते थे हमेशा कि उसको छोटी छोटी ऐसी स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर लेते थे, है ना। और जो पूरा जो ये सॉलिड स्फीयर है उसको शेल में डिवाइड करके और फिर निकालते थे। इस बार अपने को उल्टा बोल रहा है, इस बार अपने को बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर का दिया हुआ है, तुम शेल का निकालो। ओके, सो अपन क्या करते हैं, अंदर एक स्फीयर और बना लेता हूं मैं। ओके, तो बाहर की रेडियस मान लो कि कैपिटल आर है, बाहर की रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और अंदर की रेडियस मान लो स्मॉल आर है। ओके, तो एनीवे तुम्हें मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर बड़े स्फीयर में से छोटे स्फीयर को अपन काट दें, तो अपने पास ये जो बचा हुआ पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो बाहर वाला जो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 m की जगह मैं लिख लूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। 2/5 m r स्क्वायर माइनस 2/5 m की जगह लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू आर स्क्वायर। दैट मेक सेंस? ये हो जाएगा मेरे पास 8/15 पाई रो r⁵ minus r⁵. Okay, and now if I say that this small r is capital R minus dr, or if I say this capital R is equal to small r plus dr, तो ये क्या हो जाएगा, this is equal to 8/15 पाई रो capital R small r plus dr⁵ minus r⁵, and now you know the binomial expansion, x plus a to power n का एक्सपेंशन आता है तुम्हारे को, तो एक्सपांड कर दो। so this will be r⁵ plus 5r⁴ dr प्लस अब हायर टर्म्स ऑफ dr आएगी, dr स्क्वायर, dr क्यूब, dr⁴, dr⁵, and if I say dr is tending to 0, ये तो कट जाएगा। I can ignore all the higher orders of dr स्क्वायर, dr क्यूब, उसको आपको इग्नोर कर सकता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा 8/3 पाई रो r⁴ dr। ओके, जिसको मैं लिख सकता हूं 2/3 4 पाई r स्क्वायर dr रो multiplied by r square. Now what is this 4 पाई r square dr? ये थिन शेल का वॉल्यूम हो गया है ना, और मल्टीप्लाइड बाय रो उस थिन शेल का मास हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अगर मेरी ये r जो है
मतलब अगर मैं ये वाला बना देता शेल को, तो उस केस में क्या हो जाता, ये मेरी थिन शेल हो जाती, तो ये उसका स्मॉल मास हो जाता, और अगर मैं उसको m लिख लूं, देन दिस इज 2/3 mr²। यही तो होता है शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दिस क्लियर? दिस वाज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो। हम हमेशा फॉरवर्ड चलते हैं, हम सॉलिड स्फीयर को शेल से बनाते हैं। इस बार हमने सॉलिड स्फीयर से शेल बनाई है, तो हम उल्टा चल रहे हैं। समझ में आ गया सबको, या कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर। किसी भी स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई नो डाउट सर। हाँ नो सर, नो सर। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। ये तो एक तरीका था। हम इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी और इंटरेस्टिंग है। I इज इक्वल टू 2/5 mr², which is equal to 2/5 into 4/3 pi r cube, so 4/3 pi rho r to the power 5, राइट? किसी भी सॉलिड स्फीयर का अपन ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, है ना? इफ आई से di/dr which is equal to 8/3 pi rho r to power 4, और di is equal to 2/3 4 pi r² rho dr multiplied by r²। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो, आई एम ट्राइंग टू रीअरेंज थिंग्स, है ना? ये उतना इंट्यूटिव नहीं है जितना पिछला वाला मेथड था, क्योंकि पिछले वाले मेथड में तुमने क्या किया था, एक बड़ा स्क्वायर लिया, अंदर एक छोटा स्क्वायर बनाया, और फिर छोटे स्क्वायर को बड़ा करते करते उसकी रेडियस को बड़े स्क्वायर से थोड़ी सी कम कर ली, तो तुम्हें शेल मिल गया था। यहाँ पे तुम्हारा ऐसा नहीं हो रहा। बट सी दिस इज व्हाट, ये जो डी आई आया है 2/3, दिस इज व्हाट, दिस इज dm, the mass of a spherical shell of radius r and thickness dr. So this is what, 2/3 dm r². di is the moment of inertia of the shell of mass dm, या तुम लिखोगे तो I is equal to 2/3 mr²। आया समझ में? दिस वॉज स्लाइटली ट्रिकी, इसमें हमारे को इंट्यूशन से पता नहीं चल रहा है, बट है तो वही। हम पहले क्या करते थे, हम छोटी सी शेल लेते थे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते थे di, तो हम बोलते थे di is 2/3 mr², और फिर हम उस m को dm को वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करते थे, और हम यहां से शुरू करते थे। हम शुरू करते थे di is equal to 2/3 dm r², and then I put dm is equal to 4 pi r² dr rho, and then you integrate this, so you integrate this and you move to the solid sphere। इंटीग्रेट का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। so this is how you can work। is this method also clear to everyone? यस सर। रिवर्स वर्क करने आ गया सबको? कोई डाउट नहीं बचा है किसी के भी दिमाग में? क्लियर सर। अच्छा, अगर डाउट बचा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वापस से मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, है ना? बट ट्राई टू सी कि क्लास में ही समझ में आ जाए, ताकि हमारे को वापस से 2 दिन तक और इंतजार नहीं करना पड़े। आई विल स्किप दिस क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी यशा ने दे दिया है ग्रुप में। बस वही है कि यशा ने जो फोर्स का डायरेक्शन बनाया ना, उसको कांस्टेंट मेंटेन नहीं किया है। बट आई विल कम टू दिस क्वेश्चन, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई विल ट्राई टू सी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें आज। नेक्स्ट जो बच्चे होंगे क्वेश्चन, उनको कल ट्राई करेंगे हम।
इसमें क्या है कि सिलेंडर है जिसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे दी है और दो दीवार के बीच में रख लिया है, दो दीवार के बीच में रख लिया है। नाउ सी हियर, सी ये इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ना तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसके फोर्सेस बनाऊंगा तो ये तो N1 है और ये N2 है और यहीं पे इसका mg नीचे लग रहा है। ये फोर्सेस तो बहुत क्लियर है क्योंकि ये जो डिस्क है या सिलेंडर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हो रहा है। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा। एंड क्योंकि मेरे पास कोएफिशिएंट फ्रिक्शन k दे रखा है तो ये हो जाएगा k टाइम्स n1 और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो हो जाएगा k टाइम्स n2। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल बैलेंस माय क्या बोलते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में मैं इक्विलिब्रियम लिख लूंगा। सो व्हाट आई विल गेट इज k n2 प्लस n1 इज इक्वल टू mg एंड ये तो y डायरेक्शन में बैलेंस हो गया और x डायरेक्शन में हो गया n2 इज इक्वल टू k टाइम्स n1। n2 को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं, तो k स्क्वायर n1 प्लस n1 इज इक्वल टू mg। सो मेरे पास आ गया n1 इज इक्वल टू mg अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 एंड n2 इज इक्वल टू k टाइम्स mg अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या? ये तो बहुत सिंपल था। क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इस सवाल को करने के। सो यू नो n1 एंड n2, सो यू नो द टोटल फ्रिक्शन फोर्स। अभी ये फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन दोनों फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो है F1r प्लस F2r एंड दोनों फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ओके सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रिटार्डेशन अल्फा, F1 plus F2 into r divided by I. Okay, and then you can solve. Finally जब वो रेस्ट पे आ जाता है तो 0 is equal to omega naught square minus twice alpha theta and then number of rotations n is equal to theta upon 2 pi. आंसर आ जाएगा। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये वाली जो इक्वेशन है ना, मेरे को थोड़ा सा इसको करने में मेरे को काइनेमेटिक्स में मेरे को हमेशा जब तक तुम्हारे को टाइम नहीं निकालना है किसी भी सवाल में, इफ दे आर आस्किंग यू डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा और वेलोसिटी, जब तक टाइम नहीं निकालना है हमारे को जरूरी नहीं कि हम काइनेमेटिक्स में जाए। यू ऑलवेज हैव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम। हियर आई हैव द वर्क एनर्जी थ्योरम। आई नो कि जो इनिशियल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये सारी की सारी कहां जाएगी? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? k टाइम्स n1 प्लस n2 into r, this is the torque, and torque multiplied by theta, this is the work done. वर्क डन क्या होता है? either work done is f dot s और वर्क डन is tau dot theta। मैंने खाली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन लिया यहाँ पे, अदरवाइज वर्क डन नेगेटिव है, बट देन चेंज इन काइनेटिक इज आल्सो नेगेटिव। सो यू नो दैट मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को बैलेंस कर दिया साइन को, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सिंपली k टाइम्स फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज k टाइम्स ये k टाइम्स mg अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 भी बाहर आ जाएगा, इट विल बी k प्लस 1 it will be k plus 1
multiplied by r theta. क्लियर है? सो थीटा विल कम आउट टू बी, m से m कट जाएगा, मैंने m थोड़ा सा वो ले लिया. सो r ओमेगा नॉट स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 divided by 4 times kg k plus 1. Okay, and number of rotations will be theta divided by 2 pi, which will be r omega naught square k square plus 1 divided by 8 pi kg k plus 1. ये मैंने वर्क एनर्जी फॉर्म से कर लिया. तुम लोग यहाँ पे इसको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा थीटा, इससे भी कर सकते थे. आंसर सेम आएगा. समझ में आ गया सब लोगों को? इसमें कोई डाउट है क्या? इसको मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, so Yes, we'll over sir. the class Yes, here sir. only. We'll over the class here only, and we'll continue tomorrow at the same time. किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो. ओके, बंद करें क्लास को? Yes, sir. ओके, सी यू ऑल, गुड नाइट. Good night, sir.